नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। साल 2024 का आखिरी और सबसे हाई प्रोफाइल महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रहा। इन दोनों राज्यों में फिलहाल एनडीए और इंडिया गठबंधन बराबरी पर है, यानी महाराष्ट्र में एनडीए और महायुति की सरकार है तो झारखंड में यूपीए या इंडिया गठबंधन की सरकार। दोनों ही राज्य संसाधनों की हैसियत से बहुत रिच स्टेट हैं, इसलिए इन दोनों गठबंधनों खासकर बीजेपी और कांग्रेस की कोशिश है कि दोनों जगह सरकार बनाकर जाते हुए साल को अच्छी विदाई दी जाए। बीते कई दशकों के बाद इस बार महाराष्ट्र में सबसे दिलचस्प चुनाव प्रचार हुआ। यहां पर शिवसेना और एनसीपी के दो दो धड़ों के साथ कांग्रेस और बीजेपी के बीच आमने सामने का मुकाबला दिखा। 288 सीटों के लिए करीब 8000 उम्मीदवारों की भीड़ ने हाई प्रोफाइल प्रचार किया, जिससे वोटर भी कंफ्यूज हो गए क्योंकि परंपरागत पार्टियां बट गईं और कल के दोस्त सियासी अखाड़े में एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। इसी तरह मिनरल रिच स्टेट झारखंड में भी कांटे की टक्कर दिख रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पहली बार अपने संस्थापक और वरिष्ठ आदिवासी नेता शिबू सोरेन की एक्टिव मौजूदगी के बिना चुनाव लड़ रहा है। इस बार उनके बेटे और सीएम हेमंत सोरेन के साथ साथ बहू कल्पना सोरेन चुनाव प्रचार के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। उन्होंने आदिवासी अस्मिता के नाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए वोट मांगे तो बीजेपी ने ध्रुवीकरण, आदिवासियों की जमीन और जंगल को खतरा बताते हुए वोटरों को एकजुट करने की कोशिश की। इसके अलावा देश के कई राज्यों में विधानसभा उपचुनाव और महाराष्ट्र में नांदेड़ लोकसभा चुनाव के लिए भी सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है, जिसमें सबकी नज़र उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर है। अब 20 तारीख को वोटर अपना जनादेश ईवीएम में बंद करेंगे, जिसका खुलासा 23 नवंबर को होगा। इन चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहा, किन मुद्दों ने चुनाव की दशा और दिशा तय की और इन चुनाव के नतीजों के बारे में क्या दावे और आकलन है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल है, जिनसे हम तमाम सारे सवाल करेंगे झारखंड से रिलेटेड, महाराष्ट्र से रिलेटेड और उनका जवाब चाहेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड, महाराष्ट्र की 288 सीटों पर और झारखंड में जो शेष सीटें बची हैं उन सीटों के लिए 38 सीटों के लिए 20 तारीख को मतदान किया जा रहा है। दोनों ही राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं और झारखंड में अभी तक इंडिया ब्लॉक की सरकार रही, जेएम के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक की सरकार रही, जिसमें कांग्रेस हिस्सेदार रही उस सरकार की, और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार रही, जिसमें से टूटी हुई शिवसेना यानी कि शिंदे गुट और टूटे हुए एनसीपी का जो अजीत पवार गुट वो और बीजेपी, इन 3 पार्टियों के सहयोग से महायुति का तैयार की गई और महायुति की सरकार हम लोगों ने देखा। और महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा कि पिछले 5 सालों में सियासती उथल पुथल बेहद ज़्यादा रही। 3 मुख्यमंत्री मिले, 3 बार सरकारें उलट पलट हुई और झारखंड में भी चुनाव से पहले बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां तेज रहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। उन्होंने अपने स्थान पर चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया और जब वापस जेल से वो आए और दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो थोड़े दिनों बाद ही चंपाई सोरेन, जो उनकी पार्टी के सबसे अहम अंग थे, जो उनके राजनीतिक सबसे बड़े सलाहकार सिपहसालार थे, वो उनका साथ छोड़ गए। जिन चंपाई सोरेन पर हेमंत सोरेन ने भरोसा किया था और अपने जेल जाने पर उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंपा था, वो चंपाई सोरेन उन्हें छोड़कर बीजेपी का हिस्सा बन गए। झारखंड के में चूंकि आदिवासी 26% आदिवासी हैं और वो आदिवासी तय करते हैं कि वहाँ पर किसकी सरकार बननी है, इसलिए इस बार बड़ी उहापोह की स्थितियाँ। हेमंत सोरेन चूँकि वो भी आदिवासी फैमिली से बिलोंग करते हैं और चंपाई सोरेन वो भी आदिवासी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में दोनों के सामने अपने वजूद की लड़ाई, अपने वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलेगी झारखंड में। और महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करें तो वहाँ पर भी 2 पार्टियाँ
जो वहाँ की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखती हैं, एनसीपी और शिवसेना, वो दोनों चूँकि दो दो खंड में बंट चुकी हैं, उनके भी असली और नकली की परीक्षा इसी चुनाव में हो जानी है। कौन असली शिवसेना है और कौन असली एनसीपी है, इसका भी पता 23 तारीख को चल जाएगा। 20 तारीख वोटिंग होनी है और 23 तारीख को रिजल्ट आने हैं। 23 तारीख को इन दोनों राज्यों की तस्वीर साफ हो जाएगी कि यहाँ पर किसकी सरकार बनती है। तो हमारे साथ प्रशांत सिंह फिलहाल जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता प्रशांत सिंह हमारे साथ। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रशांत जी, दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार आज से खत्म, कितना तैयार हैं आप लोग? महाविकास आघाड़ी कितना तैयार है? जी प्रणाम आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए पैनल पे। और महाविकास आघाड़ी और हमारा गठबंधन राजद के साथ, सीपीआईएम के साथ और जेएमएम के साथ झारखंड में बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार है। 81 सीटों में 43 चुनाव हो चुके हैं झारखंड में। हमको जो इनपुट मिला है उससे हमको लीड मिल रही है। बांटने और काटने के बहुत सारे प्रयास किए गए। आदिवासियों के बीच में भी जुड़ाव फैलाव और हर प्रकार की गलतफहमियां पैदा करने का प्रयास किया गया, धनबल का इस्तेमाल किया गया, परंतु कोई भी मुद्दा हमारे प्रदर्शन और हमारे गठबंधन सामने इसका हुआ नहीं दिख रहा है। और ना ही महाराष्ट्र की स्थिति अगर आप चाहें तो महाराष्ट्र, चाहे सौराष्ट्र, चाहे विदर्भ हो, चाहे मराठवाड़ा हो, चाहे खानदेश हो, सभी क्षेत्रों में हमारे गठबंधन के सहयोगी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे वो एनसीपी शरद पवार हो, चाहे वो उत्तर ठाकरे की शिवसेना हो। और तोड़ने और बांटने का प्रयास करते हैं। जनता ने लोकसभा चुनाव में भी दिखाया था, शिवसेना शरद पवार को सीटें जिता करके और उद्धव ठाकरे को जिता करके 31 सीटें महाराष्ट्र को जिताई थी। कि किस प्रकार से तोड़ने के प्रयास होते हैं उनको असफल जनता का चुनाव पेश करता है। उसी प्रकार से विधानसभा चुनाव में भी आप देखेंगे आने वाली 23 तारीख को जनता का जनादेश हमारे पक्ष में होगा और हम सरकार दोनों जगह बनाएंगे। धन्यवाद जी। प्रशांत जी, महाविकास आघाड़ी में नेताओं का आपसी तालमेल बहुत अच्छा नहीं है। गठबंधन नेताओं का जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है। गठबंधन धर्म का निर्वाह न करना, ये एक उदाहरण हम लोगों ने हरियाणा में देखा जिसमें आपको शिकस्त खानी पड़ी। वहाँ पर आपने अपने साथियों को नहीं पूछा और आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, आपको लगा कि हम हरियाणा जीत ही लेंगे। कहीं इसी तरीके की जो छोटी छोटी गलतियां हैं महाराष्ट्र में आपके लिए परेशानी का सबब तो नहीं बनेंगी? देखिए, हर जगह की भौगोलिक परिस्थिति अलग होती है आलोक जी। हरियाणा की भौगोलिक परिस्थिति बिल्कुल ही अलग थी, बिल्कुल सामाजिक समीकरण अलग थे, मुद्दे अलग थे और वहाँ पर हमारी शक्ति कहीं ज्यादा मजबूत थी हमारे सहयोगियों के बजाय, जो कि चुनाव के नतीजों में भी दिखाई पड़ी। और जहाँ रही बात नतीजों की, तो नतीजे अभी उनके ऊपर है, क्योंकि करीब 15 ऐसी सीटें रही जो 2000 मतों से नीचे जिनका निर्धारण हुआ और जिनको लेकर के चुनाव आयोग में भी देखा गया जो मत प्रतिशत जो पड़ा था मतदान हुआ था और जो मत गिने गए के बीच में डिफरेंस पाया गया। और वोटिंग मशीनों की जो है 99% चार्ज पाई गई वक्त काउंटिंग के दिन। तो इसको लेकर महफूज पाठक जी ने पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है, जो कि एक अन्य विषय है। लेकिन ठीक है, आपका सवाल अपनी जगह उचित है। हम कुछ अपने आंतरिक सहयोगियों को साथ नहीं पाए, हो सकता है हमारा कोई मुद्दा जो जनता तक न पहुंचा हो सकता है हमारे कुछ जगह पे रिबेल कैंडिडेट खड़े हो गए थे जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो कि हमसे सपा होकर खड़े हो गए और उनके वोट काटने से भी हमको नुकसान हुआ, क्योंकि बहुत ही लो मार्जिन का चुनाव था। हरियाणा में बहुत विधानसभा क्षेत्र होते हैं और वहाँ की पॉपुलेशन भी कम है। झारखंड एक दूसरी भौगोलिक बहुत बड़ा राज्य है, सीमावर्ती राज्य बिहार है और वहाँ आदिवासी क्षेत्रों में तो कुछ कुछ रहते हैं जो कि यहाँ पे वोट करा पाना ही, वोटिंग मशीन पहुंचा पाना ही, वोटिंग घर से पहुंचा पाना ही बहुत मुश्किल होता है। तो उन परिस्थितियों में वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां एकदम विपरीत है हरियाणा से। और महाराष्ट्र, फिर से महाराष्ट्र में मैंने आपको जैसा पहले बताया 5 हिस्से खानदेश है, सौराष्ट्र है, विदर्भ है, मराठवाड़ा है। तो ये सभी हिस्सों के अलग अलग भौगोलिक मुद्दे हैं, अलग अलग भौगोलिक स्थितियां हैं, अलग अलग जो है वो वहाँ का समीकरण है। जैसे खानदेश में अगर आप देखेंगे तो एक बैंड जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के बहुत स्ट्रॉन्ग है,
औरंगाबाद से लेकर के और सतारा तक। फिर सतारा की जो बेल्ट है वो शुगर केन फार्मर की, गन्ना किसानों की, जिनको से वहाँ के शेतकारी संगठन बोला जाता है, उनके बेल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उनके मुद्दे हैं। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुद्दे हैं। फिर वहाँ पे आपके सोयाबीन की फसलों का जो उचित दाम है उसका मुद्दा है। फिर महायुति में जो महागठबंधन महाविकास अघाड़ी की सरकार तक भी 2 साल बहुत ही शानदार काम किया था और धारावी को बिक्री नहीं किया था। उस धारावी को बेचने के लिए पैसे के दम पे एक पार्टी को तोड़ के एक पार्टी के कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे जो कि उस पार्टी में ये एकदम बेसिक कार्यकर्ता से उठा के उनको सांसद बनाया और उनको मंत्री बनाया पूर्ववर्ती सरकार में, और वो बाला साहब ठाकरे को अपना भगवान बताते थे। आज उन्होंने अपने भगवान की पार्टी को तोड़ डाला सिर्फ और सिर्फ धनबल के उसके ऊपर, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो आने वाले जो है पूर्ववर्ती लोकसभा चुनाव में उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा। वही सेम स्थिति आज है अजित पवार के साथ हुई। जो अभी परसों में उनका इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने इंटरव्यू में अपना एक सजेशन दिया कि मैंने बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, लेकिन विलासराव देशमुख जो है वो सबसे अच्छे मुख्यमंत्री, क्योंकि उनको घर निभाना आता था। अब वो विलासराव देशमुख किस पार्टी के मुख्यमंत्री थे? कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। सरकार की स्थिति कांग्रेस और अब जो प्रशांत राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने मुंबई में भी की और झारखंड में भी की, रांची में भी की। प्रशांत, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें 2 पोस्टर निकालकर उन्होंने दिखाए। एक है तो सेफ है का मतलब बताया, आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस वो, और उस पर ये बताया कि एक है तो सेफ है का मतलब क्या है। उन्होंने बताया कि मोदी जी, अडानी जी, शाह ये एक हैं, और सेफ कौन है बताया जी मोदी जी और अडानी जी सेफ हैं, नुकसान किसका होगा? जनता का होगा। वो पोस्टर वो दिखाया उन्होंने, क्या उसके माने निकाले जाएं? उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि जिस मुंबई में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसका एयरपोर्ट अदालत को बुक चुका है। वहाँ की जो एशिया की सबसे बड़ी फिल्म है, जो जहाँ पे छोटे कारीगर यही बिहार, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से जाते हैं और वहाँ पे बहुत ही कम दरों में कमरा किराए पे लेकर के अपना उद्यम करने का प्रयास करते हैं और अपने आप को स्थापित करते हैं। उस धारावी को बेचने का, डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे, और वो भी सिर्फ एक आदमी को, अदानी को, तो उसकी उसका कोई टेंडरिंग प्रोसेस तो हुई नहीं। जैसे आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है, ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, वैसे ही एक टर्म है एटीसी, अदानी टेंडरिंग सेंटर। अदानी जी को कोई भी काम देना हो आप वो एटीसी से संपर्क कर लीजिए और अदानी जी को काम मिल जाएगा। तो यही मुद्दे तो उठाया राहुल गांधी ने। और कौन से मुद्दे उठाए बम्बई में? और झारखंड में उन्होंने गठबंधन का मुद्दा उठाया, 2500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में जाएंगे, उसका मुद्दा उठाया। झारखंड में उन्होंने बताया कि हम जाति जनगणना कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे जाति की जो स्थितियां हैं वो उतनी हिस्सा नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। ठीक है प्रशांत जी, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी भी, बीजेपी प्रवक्ता और पॉलिटिकल एनालिस्ट आशीष सिंह जी और पॉलिटिकल एनालिस्ट तनु दीक्षित, वो भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आप तीनों मेहमानों का स्वागत करूंगा। और खेमचंद जी, अभी हम लोग राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे जिसमें से उन्होंने एक है तो सेफ है का मतलब बताने की कोशिश की। आपने भी देखा होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें राहुल गांधी ने का कहना है कि एक है तो सेफ है का मतलब एक मोदी जी, अडानी जी और शाह हैं, और सेफ कौन है? मोदी जी और अडानी जी हैं, नुकसान किसका होगा? जनता का होगा। और एक ज़मीन का भी उन्होंने एक पोस्टर दिखाया जिसमें ये बताया कि अडानी इस पे बहुत जल्द लेने वाले हैं ज़मीन को और केंद्र सरकार का उसमें हस्तक्षेप है। खेमचंद शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? जी। देखिए, राहुल गांधी जी दो मुही राजनीति करते हैं। इनके चीफ मिनिस्टर अडानी जी के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इंडिया गठबंधन वाले लोग उनके साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि अडानी जो है गलत है। या तो आप गलत बोलो या सही बोलो, दूसरा आपको प्रूफ ला के दो। तीसरा, जो हम जब कहते हैं एक एंड सेफ है, तो ये भी घबराए हुए हैं, क्योंकि जब राष्ट्रवादी एक हो रहा है, हिंदुस्तानी एक हो रहा है, आज हिंदू एक हो रहा है, सनातनी एक हो रहा है, तो ये घबराए हैं। अब बटेंगे नहीं तो हम राज कैसे करेंगे? क्योंकि इनके पास कोई सकारात्मक प्लान नहीं है। ये डेवलपमेंट पे बात नहीं कर सकते, प्रोग्रेस पे बात नहीं कर सकते, भाईचारे पे बात नहीं कर सकते, 36 जो जातियां होती हैं, 36 जातियां जो देश की भाषा में बोला जाता है, उन पर बात नहीं कर सकते। ये क्या कर रहे हैं? समाज को तोड़ना है, चलो लड़ाना है, लड़के समाज टूट के कुछ ना कुछ हो जाए, तो वो सारी चीजें ये करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो वो उसमें सफल नहीं होंगे। अब पूरी जी। तरीके दो नारों ने कांग्रेस की और इंडी गठबंधन की हवा खराब कर रखी है और आज महाराष्ट्र 2/3 मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ आ रहा है। ये हवा चारों ओर है, आंधी है और रिपीट करेंगे, अच्छे तरीके से रिपीट करेंगे और जो इंडी गठबंधन है खेमचंद जी, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इधर हम लोगों ने देखा कि राहुल गांधी बहुत अटैकिंग मूड में दिख रहे हैं। जब से लोकसभा में उनको 99 सीटें मिल गई, उसके बाद से बहुत अटैकिंग मूड में दिखे और इस महाराष्ट्र के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में भी बहुत अटैकिंग मूड में है। ये भी उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के लिए सारे नियम बदल दिए गए, देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, डिफेंस इंडस्ट्री, धारावी, सब कुछ एक व्यक्ति को दिया जा रहा है जिसका पीएम साहब से रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका क्या है, वो तो जलेबी को फैक्ट्री बनवा सकते हैं, उनका क्या है, उनके कहने से क्या होता है, कोई लॉजिक हो, सबूत हो तो बात है। अब वो पूरी तरीके से घबरा रहे हैं, इसीलिए उनको एक है सेफ है का नारा बार बार देना पड़ रहा है। ये तो देना क्यों पड़ता, आज कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे का नारा उनके नेताओं को बोलना पड़ रहा है। तो हमारा नारा उनके नेताओं को बोलना पड़ रहा है, अपने आप में दिखाता है कि इस नारे का जो इम्पैक्ट है वो अंदर तक गया बिल्कुल है। बिल्कुल, और ये बहुत घबरा गए। बहुत बहुत तगड़ा इम्पैक्ट है और ये दोनों राज्यों के चुनाव ही उसी में फोकस्ड हो गए हैं। आशीष जी, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो 5 साल में 3 मुख्यमंत्री और 3 अलग अलग सरकारों ने महाराष्ट्र की सियासत को देखा है। महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद 5 साल जो सियासी उठापटक चलती रही, अब फिर से विधानसभा चूंकि चुनाव हो रहे हैं, राज्य में इतनी खिचड़ी सियासत है कि एनसीपी 2 हिस्सों में बट गई, शिवसेना 2 हिस्सों में बट गई। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगले जो 5 साल हैं, चूंकि इतनी खिचड़ी सियासत हो गई कि अगले जो 5 साल हैं वो भी क्या गुजरे 5 साल की तरीके निकलेंगे कि कभी इनकी सरकार तो कभी उनकी सरकार, तो कभी ये मुख्यमंत्री तो कभी वो मुख्यमंत्री। लोग जी देखिए, जैसा कि बीजेपी के भाई साहब और कांग्रेस के भाई साहब ने कहा, दोनों लोगों ने अपने अपने दलों का बचाव किया। एक बात यहां समझने वाली है कि हर चुनाव में माननीय मोदी जी को ऐसे नारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्या हम क्षेत्र के अंदर, प्रदेश के अंदर विकास के मापदंडों के आधार पर, शिक्षा के मापदंडों के आधार पर, बेरोजगारी के मापदंडों के आधार पर राजनीति में नहीं जा सकते हैं, चुनाव में नहीं जा सकते हैं? क्या यह मापदंड नहीं होना चाहिए? लेकिन नारों का मापदंड होता है, यह सोचनीय विषय। रही बात कि सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी, सरकार किसकी बनेगी कि नहीं बनेगी, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि विगत 5 वर्षों में 3 मुख्यमंत्री, लगातार उठापटक, पहले ऐसे नहीं होते रहा है। यह क्यों हो रहा है, इसके भी समझने की आवश्यकता है। सब दलों के अंदर टूट क्यों हो रहा है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। और यह कहां से हो रहा है, यह हम सभी जानते हैं। हम सभी कुछ न कुछ राजनीति की समझ रखते हैं। तो इतनी समझ है कि सत्ता में बने रहने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, जब ये अभी भाई साहब आपने बोला कि यह चुनाव वही उसी में चला गया, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। इस बटेंगे कटेंगे पे तो आपस में ही लोगों में विरोध है, भारतीय जनता पार्टी में ही। ठीक है, कांग्रेस इसको बोल रही है, अपने वो बातों पे चल रही है, क्या कह रही है नहीं कर रही है उसका मापदंड होगा। लेकिन इनके विचार के ही ऊपर इनके नेताओं पे अलग अलग रूप है। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा कि मुख्यमंत्री से पूछिए इसका जवाब। यहाँ के उसके जो कांग्रेस से भी जाके अशोक चौहान जो बीजेपी में गए, उन्होंने भी इस पर लगभग रूप से विरोध किया महाराष्ट्र के अंदर। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का धर्म के आयाम से जोड़ के होता है, यह नहीं होना चाहिए। रही बात सनातन, सनातन एक था, एक है और आजीवन जब तक ये सृष्टि है सनातन एक रहेगा, उसको कोई बांट नहीं सकता। लेकिन उसी को बांटने के शब्दों का इस्तेमाल करके राजनीति की जाती है और कुर्सी पर बैठने का प्रयास किया जाता है। इसको रोकना है, इस पे सभी दलों को काम करना चाहिए। लेकिन ऐसी राजनीति नहीं हो रही है। इसके ऊपर सभी राजनीतिक दलों के आकाओं को सोचने की आवश्यकता है। और हमारे प्रवक्ता भाई लोग भी जो अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, उनका भी सम्मान है। लेकिन ये सोचे, अपने आत्मचिंतन करें और पूछें अपने आप से कि क्या यह सही है इन नारों का इस्तेमाल सिर्फ चुनावी समय में? क्या इन मापदंडों पे हम कार्य नहीं कर सकते हैं? शिक्षा, बेरोजगारी, रोजगार कैसे आए,
प्रदेश कैसे उन्नत हो, ये नाराओं से हम राजनीति करेंगे? जी आलोक जी बिल्कुल ठीक है। तनुज जी, दो राज्यों में जहां पर चुनाव हो रहे हैं, झारखंड और महाराष्ट्र, इन दोनों राज्यों में सबसे बड़ा नारा अगर कोई गूंजा तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का नारा, बटेंगे तो कटेंगे। और पूरे दोनों राज्यों में सभी दलों की राजनीति का केंद्र यही नारा बन गया, बीजेपी की तरफ से बटेंगे तो कटेंगे, और उसका खंडन करने के लिए दूसरे दूसरे नारे आते रहे। वो तो छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीति में तो ये नारा गूंजा ही। जो बाई इलेक्शन है वहां पर भी हम लोगों ने यही नारा देखा। क्या अब देश की राजनीति इसी नारे पर चलेगी? बिल्कुल। मैं विश्लेषण करता हूँ राजनीति में, उसके आधार पर आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ कि हमारे भारत में हर साल 3 से 4 राज्यों में चुनाव होते हैं। पिछले वर्ष महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे प्रमुख राज्यों के चुनाव थे। इस वर्ष हम देख रहे हैं कि हरियाणा में चुनाव हुए, झारखंड में चुनाव है, बहुत जल्द बिहार में भी होंगे, अभी महाराष्ट्र में चुनाव है। देखिए, अगर हम नारों को अगर सिर्फ चुनाव तक सीमित रखने का सोचेंगे तो ये सोच ही गलत है। क्योंकि देखिए, वो कभी भी बोलेंगे, वो लोकसभा के समय बोलते तो ऐसा लगता है लोकसभा की चुनाव है इसलिए बोला है। कोई भी वर्ष बोलेंगे तो किसी भी राज्य में चुनाव होना है, हम उससे जोड़ देंगे, हमको लगेगा इस राज्य में चुनाव है, इस वजह से नारेबाजी हो रही है। तो देखिए, नारों को राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा है। आरोप प्रत्यारोप नारे, ये तो देखिए आज नहीं, जब से आजाद भारत में राजनीति शुरू हुई है तब से ये सब चीजें मौजूद हैं। रही बात उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है। योगी जी को कोई आवश्यकता नहीं थी कि 9 सीटों के लिए कोई इतना महत्वपूर्ण नारा दे जो इतना प्रचलित हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी उपचुनाव में। लेकिन फिर भी अगर कोई नारा दिया गया है तो उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक हिंदू एजेंडा जो अपने साथ में लेकर के चलती है, वो सोच में है। रही बात नारे की, तो आज की तारीख में बटोगे तो कटोगे जो नारा है वो ना उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, बल्कि ना पूरे भारत, मैं कहूंगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ख्यात है। अगर हम बात करें तो पिछले दिनों कनाडा में जो हिंदू महासभा में जिस तरीके से हमला हुआ हिंदुओं पर, उसमें भी नारे गूंजे थे। ये बात मीडिया ने भी चलाई, आप भी जानते हैं। तो देखिए, हम कहेंगे केरला के अभी राज्यपाल ने भी इसके समर्थन में टिप्पणी करी, तो निश्चित रूप से अब ये जो नारा है ये केरला से लगा करके कनाडा तक काफी प्रचलित हो चुका है। एक देशव्यापी नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस नारे की ख्याति हो चुकी है। तो देखिए, कुछ चीजें बिना किसी वजह के भी, मतलब उसका कोई इंटेंशन जो भी हो, लेकिन उनकी जब हम देखते हैं जो तरीका होता है बोलने का, तो वो अपने आप प्रचार का रूप पकड़ लेती हैं और उनकी ख्याति बहुत कम समय में बहुत अव्वल दर्जे पर पहुंच जाती है। जी आलोक जी। जी ठीक है। प्रशांत जी, 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में कांग्रेस इस बार कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस को पिछली बार 147 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार महाविकास आघाड़ी ने 103 सीटें दी, उद्धव गुट की 89 सीटें चुनाव लड़ रहे हैं, और इसी तरीके से एनसीपी शरद पवार वो 87 सीटों पर उनके प्रत्याशी चुनाव मैदान पर हैं। ऐसे में अब चूंकि आप लोगों ने ये तय कर रखा है कि जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी वही मुख्यमंत्री बनेगा, तो ऐसे में चूंकि बराबर बराबर है स्थितियां लगभग, और उद्धव ठाकरे जी चूंकि वो अपनी राजनीतिक जमीन मानते हैं, अगर आपकी सीटें ज़्यादा भी आ गई तो क्या लगता नहीं कि इतना आसान नहीं होगा कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र की राजनीति में? आलोक जी, इस बात पे हमारी पूर्ववर्ती चर्चाओं में चर्चा हो चुकी है, और मैंने आपको बताया है कि अब जो आपने 2019 का क्योंकि रेफरेंस लिया तो मैं आपको बता दूं, उस समय जो गठबंधन था वो एनसीपी के साथ था, सिर्फ एनसीपी के साथ। तो 288 सीटों में हम बराबर से लड़े थे। 2019 में गठबंधन भाजपा का था अनडिवाइडेड शिवसेना के साथ। तो अनडिवाइडेड शिवसेना का चुनाव निशान जो है वो 3 लिया गया है पैसे की ताकत पर। उनका भी उसी हिसाब से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ था, और अमित शाह जी ने घर पे जाके उद्धव ठाकरे से मुलाकात करके और रैली में भी शिवाजी पार्क में बोला था कि हमारे मुख्यमंत्री यही होंगे। वो हुआ कि नहीं हुआ, किसने किसकी पीठ में चूड़ा घोंपा, ये तो आप सबके सामने है।
फिर जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो हमारे साथ मिलकर के एक गठबंधन बनाएंगे, जिसको आज आप महाविकास अघाड़ी के नाम से जानते हैं, तो लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि सबने अपनी ताकत के हिसाब से अपनी अपनी जहां पे जिसके कार्यकर्ता और जिसकी ताकत और जिसका संगठन ज्यादा था, उसने अपनी अपनी सीटें ली। बहुत सारे प्रतिकूल कमेंट किए जा रहे थे उस समय भी कि कांग्रेस को इतनी सीटें दे दी गई, कांग्रेस बहुत कमजोर है, ये है वो है। अंततः हमने 13 सीटें जीती और एक हमारा ही समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता 14। तो आप 40 सीट में 14 सीट को क्या कम मानते हैं? और उसी फॉर्मूले के ऊपर चलते हुए हमने जो गठबंधन किया इस बार के विधानसभा के लिए, वो इसलिए किया क्योंकि हर पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेता को शीर्ष पद तक पहुंचते हुए देखना चाहता है। कोई भी पार्टी हो, छोटी से छोटी पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, कोई भी पार्टी, कोई भी कार्यकर्ता इसी वजह से जुड़ता है, इसी उम्मीद से जुड़ता है कि हमारा नेता आगे बढ़ेगा तो हमारा सामाजिक कार्य होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हमको हो सकता है कोई राजनीतिक पद मिले, हमको समाज में सम्मान मिले। तो वो अगर आप उसको पूरा नहीं करते हैं और ऊपर नीचे कर देते हैं तो फिर कार्यकर्ता का जो ग्राउंड पे कॉम्बिनेशन है वो नहीं हो पाता। जब कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता तो वोट ट्रांसफर नहीं हो पाता, और वोट ट्रांसफर नहीं हो पाता तो गठबंधन करने का कोई उसका जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता है। अब मुझसे पूर्ववर्ती जो बात कर रहे थे भाई साहब, वो बहुत ही सही बात कर रहे थे, पर मेरे एक विचार आ रहा था इसके दिमाग में कि जब बात होती है नारों की, तो आजादी से पहले नारे होते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का, ठीक। उन नारों का मतलब होता था, एक पर्पस होता था कम्युनिटी को, सोसाइटी को एक मैसेज देने का कि एक हमारा सेंट्रल पर्पस। बटोगे तो कटोगे, ये कौन सा नारा है? ये तो डिवाइड एंड रूल का नारा है, ये तो अंग्रेजों का नारा है जिन्होंने 190 साल तक इस देश पर राज किया। हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं झारखंड चुनाव की, महाराष्ट्र चुनाव की, और इन राज्यों में चुनाव के दौरान प्रयोग होने वाले नारों की। और सबसे ज़्यादा अगर कोई चर्चित नारा रहा है तो बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र में भी इसकी गूंज सुनाई दी और झारखंड के चुनाव में भी इसकी गूंज सुनाई दी। और इस पर अभी हम लोग कांग्रेस प्रवक्ता प्रशांत सिंह उनका हम लोग सुन भी रहे थे, वो क्या बोल रहे थे। अब खेमचंद शर्मा जी से भी इस पर चर्चा कर लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी, इन दोनों राज्यों में भी हम लोग लगातार चर्चा भी कर रहे थे, और तनुज दीक्षित हमारे साथ जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनसे भी हम लोग यही बात इसी पर चर्चा कर रहे थे कि दोनों राज्यों में सबसे ज़्यादा चर्चित नारा अगर कोई रहा तो बटेंगे तो कटेंगे। क्या बीजेपी को इन दोनों राज्यों में इस नारे का लाभ मिलेगा? देखिए, ये नारा नहीं है, सच्चाई है। अब इनमें की पब्लिक के तहत इंडी गठबंधन वालों ने झारखंड को बर्बाद कर दिया। वहां पे लाखों की संख्या में बांग्लादेशी को गंगा को घुसा दिया, और वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हमारे आदिवासी समाज की रोटी, बेटी और माटी तीनों के लिए खतरा बन रहे हैं, और वो कैंसर की तरह वहाँ झारखंड में फैले हुए हैं। तो हमारा जो नारा है कि आप इकट्ठा रहोगे, सेफ रहोगे, आप बटोगे तो कटोगे, और आपकी स्थिति हो रही है, आज आपकी बेटी खतरे में है, आपकी रोटी खतरे में है, आपकी माटी खतरे में है, वो भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इन सभी इंडिविजुअल्स को निकाल के बाहर करेगी। सारे जितने भी लोग इलीगल तरीके से हमारे आदिवासियों को परेशान कर रहे हैं, नेटिव झारखंड वासियों को परेशान कर रहे हैं, इसको बाहर करेंगे। तो हम सच्चाई बोल रहे हैं। हमारा नारा तो विकास का रहता है, अपलिफ्टमेंट का रहता है, सुशासन का रहता है, सुशासन पर विकास का नारा चल रहा है, लेकिन उसकी सच्चाई है समाज की, उसको सामने रखते हैं। जी ठीक है। आशीष जी, चुनाव से ठीक 2 दिन, मतदान से ठीक 2 दिन पहले एकनाथ शिंदे का एक बयान आया, और उसमें उन्होंने ये स्वीकार किया कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एनसीपी और उनकी अपनी पार्टी शिवसेना और बीजेपी आफ्टर इलेक्शन तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और हम सब लोग, यानी कि महायुति का जो गठन हुआ महाराष्ट्र के समग्र विकास के लिए हुआ। क्या उनकी बातों में दम दिखता है? देखिए, एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने का जो तरीका है उसमें वो किसी को भी आगे कर दें, लेकिन उन्हीं के अनुरूप उनको कार्य करना पड़ता है। आप बिहार को उठा के देख लीजिए, भले वो बड़ी पार्टी है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रखे हैं, लेकिन उनके अनुरूप अगर कोई दिक्कत होता है तो उनके बिहार के नेता उन्हें आगे कर देते हैं और उनका विरोध करवाना चालू कर देते हैं। तो एक उनका राजनीतिक तरीका है, और लगभग सभी राज्यों में उठा के देख लीजिए, बीजेपी के पास एक समझने वाली, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि चेहरा माननीय मोदी जी और अमित शाह ही है। मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं होता है। हर एक, आप झारखंड में चले जाइए, बाबूलाल मरांडी जी एक दूसरे विचारधारा से हैं,
उनकी बीजेपी की संघ की विचारधारा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे भाई साहब जो दोनों लोग जो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं या पक्ष रख रहे हैं, उनसे पूछना, उनसे समझना चाहिए, उनसे मैं भी पूछ सकता हूं और पूछ भी रहा हूं कि क्या वह संघ की विचारधारा के हैं। वह अपनी राजनीतिक क्राइसिस को लेकर एक राजनीतिक रूप से उनके साथ समर्थन लिए हैं, तो वो कब तक उनके साथ रहेंगे ये भी पता नहीं है। तो बीजेपी के पास एक गंभीर समस्या है मुख्यमंत्री का, और एकनाथ शिंदे कमजोर मुख्यमंत्री तो है। आशीष जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। तनुज दीक्षित के पास चलते हैं। तनुज जी, महाराष्ट्र चुनाव घोषित होने से पहले शिंदे सरकार ने तमाम सरकारी योजनाओं की घोषणा की थी। आपको भी याद होगा, मदरसा टीचर्स का वेतन 3 गुना बढ़ाने का ऐलान किया गया था। क्या इससे महायुति को अल्पसंख्यक मत मिल पाएंगे? तनुज जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तनुज जी, आपने अपना जी आलोक जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही। मैं कह रहा हूँ, अगर हम बात करें तो शुरुआती समय जो शिवसेना थी, बाला साहब ठाकरे की जो स्थापना की शिवसेना थी, वो कट्टर हिंदूवाद को लेकर के चलने वाली एक पार्टी थी, एक दल था। आज उसी दल की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर आज हम ये सोचते हैं कि सिर्फ महायुति को समर्थन मिले। आप ये देखिए, एक मुसीबत वहां पर, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में जो है इनके जुड़ने के बाद में, उद्धव ठाकरे के जुड़ने के बाद में एक समस्या इनके साथ में भी है कि क्या जो बाला साहब के उसूलों वाली जो पार्टी शिवसेना थी, क्या वो महाविकास अघाड़ी के अंदर उतनी ही कट्टरवादिता के साथ हिंदू पार्टी के रूप में चल पाएगी? क्योंकि देखिए, बहुत बड़ा सवाल ये भी है, आज जिस तरीके से देखिए, आज बेनिफिट तो सरकार सभी वर्ग को देती है, और शासकीय जितनी भी हम देखते हैं, जितनी भी सुविधाएं होती हैं, जितनी स्कीम्स होती है, उसमें बराबरी से सभी का हिस्सा होता है। वहां तो जातिगत कोई भी राजनीति नहीं होती है। तो निश्चित रूप से वोटर्स भी बेनिफिट देखते हैं कि सरकार जो भी बनेगी उन्हें फायदा क्या मिल रहा है। और मुझे लगता है ऐसे में जब फायदे देखे जाते हैं, महाराष्ट्र में इस बार मैनिफेस्टो में बहुत अच्छी स्कीम, मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लाडली जो बहना योजना थी, वैसी योजना महिलाओं के लिए जो है अमाउंट के लिए 2100 रुपए का अमाउंट दिया जाएगा, सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे, ऐसे कई सारे मैनिफेस्टो के अंदर उल्लेखित है। और जो लोग हैं उनको पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने फायदा लोगों तक पहुंचाया है, तो कल को अगर महायुति की सरकार महाराष्ट्र में निर्मित होती है तो निश्चित रूप से जो फायदा है सभी वर्ग तक वहां भी पहुंचेगा। जी आलोक जी। ठीक है। प्रशांत जी, झारखंड की भी बात कर लेते हैं, अपनी चर्चा में झारखंड को भी जोड़ लेते हैं। झारखंड में 5 साल तक आप सत्ता के साझीदार रहे, इसलिए 5 साल की जो एंटी इनकम्पेंसी है उसका इस चुनाव में आपको ही फेस करना होगा। हरियाणा में आप जीता चुनाव हार गए, कुछ महीनों पहले ही वहाँ पर आप चुनाव हार कर आए हैं। जो आपके खाते का चुनाव था वो आप हार गए। महाराष्ट्र में MVA यानी कि जो महाविकास अघाड़ी है वो बिखरा हुआ है, सबके बयान अलग अलग हैं, सारे धड़ों के बयान अलग अलग आ रहे हैं, CM फेस तक तय नहीं महाराष्ट्र में। ऐसे में कैसे आप NDA या महायुति जिसकी एक मजबूत स्ट्रेटजी है उसको कैसे फेस करेंगे आप? मैं फिर पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हरियाणा चुनाव में अभी पूर्ववर्ती अपने सेक्शन में बोल चुका कि वो ऑलरेडी विवादित है और उसकी भौगोलिक स्थिति अलग थी। महाराष्ट्र के अंदर हमारा गठबंधन एक है, हम मजबूती के साथ 5 वर्गों में लड़ रहे हैं, जो 5 अलग अलग वर्ग है महाराष्ट्र के। अगर हम कमजोर होते तो 4 जून को लोकसभा चुनाव में हमारी 31 सीटें नहीं आती। अगर झारखंड में हम कमजोर होते तो पिछली बार 2019 में हमको 2 सीटें मिली थी, इस बार हमको 5 सीटें मिली हैं। अगर एंटी इनकम्बेंसी होती हेमंत सोरेन जी की सरकार से, तो उसका नतीजा हमको लोकसभा में देखने को मिलता। 405 तो फलाने लोग जा रहे थे, जो भी बात कर रहे थे सिलेंडर फ्री की और 21 रुपए की। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में इनकी सरकारें हैं, ये हर जगह एजेंडा अपना घोषणा पत्र जारी करके घूम रहे हैं, तो पूरे देश में इनको 500 रुपए सिलेंडर कर देना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे इनकी सरकार? तो सब जगह है।
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर 15 आपके जो डिपो होते हैं सरकारी बसों के, उनको निजी हाथों में दे दिया गया। आपने 5 दिन पूरे पहले 4 दिन पहले कार्तिक पूर्णिमा को दुर्भाग्यपूर्ण घटना देखी झांसी के अंदर। तो ये तो इनके शासन और प्रशासन करने की स्थिति है। जहां आप राज्य कर रहे हैं वहां पे फोकस ना कर सकते, अब दूसरी जगह जाके भाषण दे रहे हैं और आप उसके बाद दूसरे गठबंधन को बता दें कि आप कार्य नहीं कर पा रहे, आपकी कार्यशैली में प्रॉब्लम है, आपके नारे में प्रॉब्लम है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जी ठीक है। खेमचंद शर्मा जी, महाराष्ट्र और झारखंड, खेमचंद जी आपको मेरी आवाज आ रही? आ रही है, आ रही है, ठीक है। खेमचंद जी, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में बागी आपके लिए सबसे ज़्यादा मुसीबत बने हुए हैं। झारखंड की भी वही स्थिति है और वही स्थिति महाराष्ट्र में भी है। अब चूंकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया, अब एक ही दिन का अंतर रह गया है, एक ही दिन दूर है मतदान। ऐसे में इन बागियों से निपटने के लिए कोई एक्शन प्लान पार्टी की तरफ से? इस तरह हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ कर रहे हैं, तो जो नाराजगी थी उसको नाराजगी दूर हो रही है। कार्यकर्ताओं ने बैठकर उनसे बात की है, जो सरकार में सबको प्रवर्तन मिलेगी, पार्टिसिपेशन मिलेगा, सबको काम मिलेगा। और कुछ लोग हैं तो उनसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, और कुछ लोग तो हमेशा रहते ही हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने ऊपर बागी कहते हैं, तो अपने कार्यकर्ता कहते हैं कि सबका अधिकार भी होता है, मानते हैं मन मुटाव होना एक स्वाभाविक चीज है, तो उसको स्वतंत्र कर लिया। प्रॉब्लम हमसे ज्यादा इंडी गठबंधन वालों में है, वो ना प्रॉब्लम तो समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी सबकी और थोड़ी उनके बाकी से थोड़ी उनकी जो पार्टियां हैं वो भी 3 अलग अलग कार्यक्रम में चल रही है। उत्तर जी परेशान कहते हैं, वो राहुल गांधी से वीर सावरकर और के लिए कुछ बुलवाएं। राहुल जी वीर सावरकर के खिलाफ नेगेटिव बोलते हैं, तो उधर सामना नहीं कर पा रहे कार्यकर्ताओं को। आज जिन लोगों के खिलाफ पूरा जीवन बाबा साहब ने निकाला, उनको घर पे बुला के स्वागत कर रहे हैं लोगों को। समाजवादी पार्टी के जो नेता वहाँ पे मुस्लिम अरेंजमेंट के लिए जाने जाते हैं, मुस्लिम राजनीति के लिए जाने जाते हैं, तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हैं, कर रहे हैं, तो स्टैंड नहीं है, फिर वो सत्ता पाना चाह रहे हैं। और जब ऐसे डेस्परेट सत्ता लालची लोग होते हैं, कहीं ना कहीं जनता पसंद नहीं करती है, जनता उनको रिजेक्ट करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि आज के 2/3 मेजोरिटी से कम से कम हमारा गठबंधन महाराष्ट्र बता रहा है, झारखंड बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। खेमचंद जी एक सवाल और आपसे ले लेता हूं। चुनाव से पहले अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, मायावती सरकार ने मदरसा टीचर्स का वेतन 3 गुना बढ़ाया, उसका लाभ आपको मिलेगा? चूंकि लोकसभा चुनाव में 90% अल्पसंख्यक मतों ने आपको निराश किया, अल्पसंख्यक आपके खिलाफ रहे 90%, ये फिगर हैं। ऐसे में अब चूंकि आपने एक बड़ी घोषणा की है, आपकी सरकार ने उनको एक बड़ी राहत दी है, क्या उसका लाभ इस विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में आपको मिलने वाला है? भारतीय जनता पार्टी सेवा कार्यों के लिए वोट एक्सपेक्ट नहीं करती। हमने जो जरूरी है वो किया, वो करते रहेंगे। और हमारा काम सेवा करना, काम करना, विकास करना, हम करते जा रहे हैं। हमारी पार्टी ने किया है, कौन देता है कि वो देखेगा कि हमारा हमसे बेटर देगा समाज के लिए, देश के लिए, उनके लिए, उससे हमें ज्यादा चिंता नहीं। हमें जो करना है वो हम करते हैं। ये चीजें दिखाता है कि हम बिना अपीलमेंट की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए सबके लिए काम करते हैं। कोई भी समाज का हो, जाति का हो, व्यक्ति का हो, तो हम लोग काम करते हैं। और वही हमारी सरकार की जो पीछे रिकॉर्ड रहेंगे, नीतियां रहेंगे, पॉलिसी बनाने की पॉलिसी में यही लिखा है कि हम सबके लिए काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, प्रशासन देते हैं। तो वही जो इंडी गठबंधन वाले हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, अपने घर बनने की चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है, उसकी चिंता नहीं। जी ठीक है। आशीष भाई, झारखंड की भी चर्चा कर लेते हैं, झारखंड की भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि झारखंड में भी आपको काफ़ी नॉलेज है। झारखंड में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का इतिहास रहा है। क्या झारखंड उसी इतिहास को दोहराने जा रहा है या फिर मिथक टूटेगा? मुझे लगता है कि यह मिथक टूट भी सकता है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि एक तो झारखंड जब से बना है राज्य, तब से आज तक देखिए पूर्ण रूप से किसी के पास गठबंधन नहीं रहा है। पूरे 41 का जादुई आंकड़ा किसी के पास नहीं रहा है।
एक बार बीजेपी भी लाई थी, 38 सीटें लाई थी। सब लोग गठबंधन से वहां सरकार बनी है अभी तक, जहां तक सभी लोगों को पता है। तो और इस बार कल्पना सोरेन जो महिला के रूप में उभरी हैं, उनका शायद इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है क्षेत्रों में, और उनकी नीतियां जनमानस में दिख रही है। और चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन, जब चंपई सोरेन हटकर अपने आप को प्रोजेक्ट किए तो लोगों के अंदर एक मैसेज चला गया कि जब तक उनके पास कुर्सी थी तब तक, जैसे ही उनसे हटी महत्वाकांक्षा की राजनीति हो गई। बाबूलाल मरांडी की भी राजनीति कुछ उसी प्रकार की है। जब तक वो सत्ता में रहे ठीक थे, आज लगता है कि अब मैं पहले ही बोला क्राइसिस, राजनीतिक क्राइसिस के दौर से गुजरे तो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, बीजेपी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। तो ये तो कहना बहुत अभी मुश्किल है। ये एक चीज जरूर है कि सरकार बड़ा कष्ट से बनेगा, जिसका भी बने, आसानी से किसी की सरकार नहीं बन सकती है। और महाराष्ट्र में तो कोई बोल ही नहीं सकता है कि किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि सभी दलों, चाहे महाविकास हो चाहे महायुति हो, दोनों दलों के बगावती प्रत्याशी भी सभी के मैदान में है, बड़े बड़े खेलों, बड़े बड़े लोग। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। और झारखंड में तो आलोक जी एकदम क्लियर नजर आ रहा है। कल्पना सोरेन का एक मैसेज, उनका जेल जाना, उनका जेल से निकल के आना, वो भी एक मैसेज देता है कि केंद्र सरकार की नीतियां क्या हैं, किस प्रकार से काम करते हैं। और ये जो सबसे बड़ा, मैं शुरुआत में ही बोल दिया, ये नारा जो है ना, विकास राजनीति का मापदंड नहीं होना चाहिए। और ये भाई साहब ने भी बोला, भाई साहब पहले की नाराओं और अभी के नाराओं में इतना फर्क हो गया है ना, इससे लोग बंटते हैं, सच में बंटते हैं। हमारा देश बटा नहीं था, सनातन बटा, अब सनातन को बांटने की प्रक्रिया में नहीं लगना है। इसके लिए हम सभी को मिलजुल के काम करना है। आलोक जी। आशीष भाई, मिथक टूटने की बात आपने कही है, तो क्या हेमंत सोरेन को जेल जाने का फायदा मिला? क्या सिंपैथी वोट उनके साथ जुड़े जिसकी वजह से ये मिथक टूट रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं? देखिए, मिथक इसलिए टूट रहा है कि दो चीजें हुई हैं। वो जेल से बाहर निकले हैं और चंपई सोरेन वो बीजेपी में चले गए। वो अपनी पार्टी बना के राजनीति करते तो समझ में आता, लेकिन वो बीजेपी में चले गए। तो यहाँ क्लियर कट है, जनता एक चीज समझ रही है कि यहाँ पे राजनीति किस प्रकार से की जा रही है। यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि बीजेपी डोमिनेंस करेगी और हेमंत सोरेन, जेएमएम या इंडिया गठबंधन उनके साथ रहेगी। और मुख्यमंत्री का चेहरा, मैं पहले भी बोला कि बीजेपी के पास चेहरा माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, इसके अलावा किसी चेहरा पे लड़ाई नहीं है। आप उसके बाद, और वो भी किस प्रकार की होती है आप सभी लोग जानते हैं। तो इसलिए उनको जेल का फायदा है, क्योंकि राहत ही एक प्रकार का है। यह नहीं, जमानत मिली, लेकिन जमानत क्यों मिल गई? कुछ ग्राउंड है, बेल के ग्राउंड होते हैं। तो उसी पर, और चंपई सोरेन क्यों बीजेपी में चले गए? दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, समझने वाली चीज है। और आपके बाबूलाल मरांडी क्यों प्रदेश अध्यक्ष बन गए? ये अलग अलग चीजों को आप जब समझेंगे तो बीजेपी कमजोर है। ठीक है तानुज जी, दोनों ही राज्यों में दोनों ही खेमों की ओर से मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के बड़े बड़े वादे किए गए हैं। ये कल्चर क्या लोकतंत्र के लिए ठीक है? क्योंकि अभी तक बीजेपी की तरफ से ये सारी चीजें नहीं होती थी, लेकिन इन चुनाव में हम लोगों ने देखा कि बीजेपी की तरफ से भी बड़े बड़े वादे किए गए हैं। आलोक जी, लोकतंत्र के लिए तो देखिए, सबसे पहले जनता के हित की बात की जाए तो जनता तो ये चाहती है कि उनको अपना फायदा कैसे मिल सकता है। कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर वो सत्ता में आता है, उसकी सरकार बनती है, तो जनता को उससे क्या लाभ होंगे, यही तो एक मैनिफेस्टो होता है। और यही जनता अपने मैनिफेस्टो के आधार पर तय करती है कि उसे किस दल के नेता को चुनना है जिससे उसको लाभ पहुंचे, चाहे वो लाभ आर्थिक रूप से हो, चाहे अगर किसी तरीके से स्कीम के माध्यम से हो या कोई और भी रूप से हो। तो सबसे ज्यादा देखिए, निश्चित रूप से कोई भी दल हो, और ये एक अच्छी पहल है। आप ये देखिए कि अगर कोई सरकार किसी गरीब को कोई अगर बेनिफिट दे रही है तो एक अच्छी बात भी है, क्योंकि गरीब के लिए बहुत मुश्किल होता है बहुत सारी चीजों में, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित उसके लिए योजनाएं हो, चाहे वो मकान बनाने संबंधित योजनाएं हो, चाहे घर में गैस सिलेंडर प्रोवाइड करने की योजनाएं हो, या आर्थिक रूप से दी गई मदद हो। तो देखिए, मुझे लगता है कि यदि जो भी योजनाएं और जो भी मैनिफेस्टो में जो वादे होते हैं, जिसे मुफ्त की रेवड़ियों का भी नाम दिया गया है, मुझे लगता है ये रेवड़ियां जो है ये आम आदमी के लिए बहुत आवश्यक है।
क्योंकि वो अपना वोट डालने के लिए ढूंढते हैं कि सरकार उनके हित में, उनके लिए कोई भी सरकार हो, कोई दल की सरकार हो, क्या फायदा उनको पहुंचाएगी, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला होता है। और मुझे लगता है कि उनको ये फायदा मिलने से वो सरकार का भी चयन करते हैं और इन फायदों को भी लाभ लेते हैं सरकारी योजनाओं के। जी ठीक है। प्रशांत जी, झारखंड की हम लोग चूंकि बात कर रहे हैं तो झारखंड में इंडिया ब्लॉक में सबसे कमजोर कड़ी अगर कोई है तो कांग्रेस ही है, और उसकी वजह भी सुन लीजिए कि आपके एक राज्यसभा सदस्य के यहाँ 350 करोड़ रुपए की बरामदगी होती है, पूरे देश में हो हल्ला मचता है। उसके बाद वहीं पर आपकी पार्टी के विधायक दल के नेता और एक कद्दावर मंत्री आलमगीर आलम, उनके यहाँ छापा पड़ता है, उनके रिश्तेदारों के यहाँ छापा पड़ता है, उनके स्टाफ के यहाँ छापा पड़ता है और पैसे की बरामदगी होती है, और वो अभी फिलहाल जेल में है। इन जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनमें से सबसे ज़्यादा आरोपी झारखंड की राजनीति में कांग्रेस दिखी, कांग्रेस के लोग दिखे, कांग्रेस के एमएलएज दिखे। ऐसे में ये कमजोर कड़ी आपके लिए झारखंड में मुसीबत तो नहीं बनेगी? मुसीबत नहीं बनेगी, और जो आपने उदाहरण बताए हैं उन पर कानूनी प्रक्रिया चल रही है। पर शारदा और चिटफंड स्कैम के आरोपी भाजपा में जाकर साफ हो जाते हैं। 4,500 करोड़ रुपए घोटाले में फंसे हुए आरोपी और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वाणिज्य मंत्री बन जाते हैं। आपने आज तक कभी डिमोशन देखा चीफ मिनिस्टर को? तो दूसरी सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, आपने नहीं देखा होगा। तो इन बातों पर कभी भी मीडिया बात नहीं करती। उनके वहाँ अगर कोई किसी भी प्रकार का अनियमितता देखी जा रही है तो उससे चर्चा नहीं होगी। तो तेरह शायरी की भाषा में जाती है बात कर, और जनता के हाथ में चुनाव है, जनता का आदेश एक फेज का होता है, दूसरे फेज का चुनाव होने वाला है, और 23 तारीख को नतीजे आपको सामने आ जाएंगे। अगर हम कमजोर करने होंगे तो हम क्या करेंगे? अभी तो स्थिति है कि लोकसभा चुनाव में 4 जून 2024 को हम 5 सीटें जीते, हमारा गठबंधन। तो मुझे तो कहीं से कहीं तक लगता कि हम कमजोर कड़ी है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो झारखंड। धन्यवाद जी। ठीक है खेमचंद जी, झारखंड में भी अंतिम चरण का झारखंड का जो अंतिम चरण का मतदान होना है वो 20 तारीख को ही होना है। चुनाव से पहले ही आप लोगों ने जेएमएम को तोड़ दिया था, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को अपने खेमे में ले आए थे। ऐसे में मुझे लगता है कि अब पार्टी मजबूत स्थिति में होगी वहां पर। तो नहीं तोड़ा, और जेएमएम में अपने आप में बहुत बड़ा विक्टिम है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे एक पर्टिकुलर परिवार ने पूरी पार्टी पे कब्जा किया हुआ है और वो काम नहीं करते, काम करने नहीं देते, दूसरों को अपमानित करते हैं, तो उसकी वजह से उनके नेता कार्यकर्ता उनसे बाहर गए। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने लाखों कार्यकर्ता हैं और सभी देशवासी हैं, सभी प्रदेशवासी हैं। अगर दूसरी पार्टियों के अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता नेता हमारे साथ आना चाहते हैं और जो हम विकसित झारखंड बनाना चाहते हैं, अच्छा झारखंड बनाना चाहते हैं, नया झारखंड बनाना चाहते हैं, देश को डेवलप करना चाहते हैं, उस यात्रा में शामिल होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने क्या नहीं, उनके जो अपने कर्म हैं, जिस तरीके की उनकी भ्रष्टाचार की राजनीति है, परिवार की राजनीति है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बहुत मजबूत है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, लोगों का प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, और झारखंड में हमारी सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर बनेगी। खेमचंद जी, आपने भी दोनों राज्यों में खूब जमकर मुफ्त के रेवड़ियां बांटने के वादे किए हैं, जो बीजेपी का कल्चर नहीं रहा है ये, और मैं जोड़ देता हूं। देखिए, हम जो कहते हैं वो प्लान करके करते हैं। आपने कहा हम पहले हम लोग को जब साधन नहीं तो नहीं किया, हमने बोला कि हम फ्री का राशन देंगे, दिया ना। हमने कहा घर घर में ट्रॉली बनवा के छोड़ेंगे, बनवाया। हम लोगों ने अब कहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को फ्री में बिजली देंगे, हम क्योंकि सोलर के प्लांट लगवाने में सब्सिडी दे रहे हैं तो देंगे। 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को हम ऑन जॉब ट्रेनिंग दिलवाएंगे, पेड ट्रेनिंग दिलवाएंगे, पैसा देंगे, स्टाइपेंड देंगे, तो हम देंगे। हम प्लान करके, बजट करके करते हैं, हम ऐसे ही नहीं कि पहले वायदे कर दिए। हम पहले प्लानिंग कर लेते हैं फिर वायदे करते हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, होता है और लोगों को मिलता है। दूसरी पार्टियों की तरह नहीं, वायदे कर दिए और वायदे करने के बाद फिर पीछे हट जाओ। जी ठीक है। आशीष भाई, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का आकलन करें, अवलोकन करें, तो 167 सीटें महाविकास आघाड़ी के पक्ष में गई थी और
127 सीटें महायुति के पक्ष में गई थी। ऐसे में मुझे लगता है कि महायुति के लिए बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए आलोक जी, एक चीज तो तय है कि महायुति के लिए बहुत बड़ी समस्या है और महाविकास के लिए भी समस्या है, क्योंकि दोनों दलों के अंदर इस बार जिस प्रकार से नेताओं का चुनाव इलेक्शन इनको उतारा गया है, फिर उनका विरोध में उनके दूसरे नेता बागी नेता उतरे हैं, तो ये कहना बड़ा आसान नहीं है कि ये दल जीत जाएगा बड़ा आसानी से, ये कैंडिडेट बड़े आसानी से जीत जाएंगे। क्योंकि शरद पवार वहां के जैसे बिहार में लालू यादव है, वहीं वहां शरद पवार है, तो शरद पवार के इर्द गिर्द तो राजनीति चलेगी। तो शरद पवार किस प्रकार से वहां पे करेंगे, राजनीति का मापदंड तैयार कराएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान भी परेशान है वहां। आज वो छोटा सा मुझे मुद्दा भी सोयाबीन का चल रहा है, चाहे किसानों का जो मिलना, सब कुछ में परेशानी है। महायुति परेशान भी है और एकनाथ शिंदे का बयान जो मुख्यमंत्री मैं नहीं बनूंगा, ये बहुत सारा ये आगे की भविष्य तय कर रहा है, बहुत सारी बातों को जन्म दे रहा है। ये समझने वाली बात है, क्योंकि इसके पीछे वो कहाँ जाएंगे वो भी अभी तय नहीं हो सकता है कि कुछ हो जाए, तो ये कहना अभी उचित नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक चीज तो मैं बोलूंगा, जैसे कि अभी बीजेपी, आपने भी बोला कि बीजेपी का ये तरीका नहीं था मुफ्त की रेवड़ियां। बीजेपी आज 500 का गैस सिलेंडर दे रही है, हर राज्य में जाती है, चुनाव एजेंडा उनका हो जाता है, तो केंद्र के लिए क्यों नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। और रही बात कि मुफ्त बोलना, बीजेपी को ये शोभा नहीं देता है। बीजेपी गरीब से गरीब जनता 1 रुपए का भी सामान खरीदता है तो उस पर टैक्स उसने देता है, तो मुफ्त तो ले नहीं रहा है, सरकार उसके पे एहसान कर नहीं रही है। जी ठीक है, ठीक है। फिलहाल वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, ये चर्चा हमें यहीं खत्म करनी पड़ेगी। आप चारों मेहमानों का, खेमचंद जी और प्रशांत जी, आशीष जी, तनुज जी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। ये विधानसभा चुनाव और उपचुनाव पूरे देश के राजनीतिक मूड का जायजा देने वाले हैं। इन दोनों विधानसभा चुनाव के नतीजों से इन राज्यों की राजनीति तो प्रभावित होगी ही, लेकिन साथ में ये केंद्र की राजनीति पर भी गहरा असर डालने वाले हैं। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।